नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम 24 पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर मेरे साथ उत्तराखंड पढ़ते हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उत्तराखंड का चंद राजवंश, तो आज इसी को आगे लेकर चलते हैं। और जैसा कि मैंने इस पर 2 वीडियो अब तक दे चुका हूँ। एक वीडियो में चंद राजवंश का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन कि चंद राजवंश आया कैसे, और दूसरी बात इस पर मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों कि चंद वंश का प्रथम राजा सोमचंद। तो देखो इसी पर आगे चलते हैं कि सोमचंद के बाद दूसरा राजा कौन बना चंद वंश का, यानी कि टोटल कितने राजा पढ़ने हैं प्यारे बच्चों में, हमें टोटल राजा 62 पढ़ने हैं। तो देखो बात करते हैं आज उत्तराखंड में चंद्रवंश की। तो देखो बच्चों, कल मैंने जो आपको सोमचंद पढ़ाया था, सोमचंद के बाद जो उसका पुत्र बना राजा, उसका नाम है आत्मचंद। आत्मचंद ये जो राजा है आत्मचंद, इसी का जो कार्यकाल है बच्चों 721 से लेकर 740 ईस्वी। ये जो राजा है ये सोमचंद का पुत्र है। किसका पुत्र है प्यारे बच्चों? ये है जो कल हमने राजा पढ़ा था सोमचंद, उसी का पुत्र है। तो सोमचंद चंद्रवंश का कैसा राजा था बच्चों? प्रथम राजा था। तो ये चंद्रवंश का कौन सा राजा है प्यारे बच्चों? दूसरा राजा है। और किसका पुत्र है? सोमचंद का पुत्र है। और जिसकी माता का नाम क्या है प्यारे बच्चों? चंपा, यानी कि चंपा का पुत्र था कौन? हमारा आत्मचंद। अब जो आत्मचंद जो हमारा राजा है चंद्रवंश का, इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, यानी कि कोई जानकारी ऐसी खास मिलती नहीं। परंतु आपको एक बात याद रखनी है कि किस चंद राजा को सरदार लोग सलामी दिया करते थे। तो आत्मचंद को क्या दिया करते थे बच्चों? सलामी दिया करते थे। यानी कि जो राज दरबार में सरदार लोग हुआ करते थे, वो किसको सलामी देते थे? आत्मचंद को सलामी देते थे। तो ये चंद्रवंश के प्यारे बच्चों कौन से राजा हैं? दूसरे। तो बात करते हैं तीसरे राजा की। तो देखो ये दूसरे राजा थे बच्चों। अब बात करते हैं हम तीसरे राजा की, और तीसरे राजा का नाम है प्यारे बच्चों पूर्णचंद। पूर्णचंद पूर्णचंद के अगर कार्यकाल की बात करें 721 से 740, तो ये प्यारे बच्चों 740 से 758 ईस्वी का है। तो ये है चंद्रवंश के हमारे कौन से राजा प्यारे बच्चों? तीसरे राजा। प्रथम राजा सोमचंद जिसके बारे में कल बात हुई थी, दूसरे राजा आत्मचंद, और तीसरे राजा पूर्णचंद। अब पूर्णचंद पे बात होगी प्यारे बच्चों। तो पूर्णचंद कौन है? तो पूर्णचंद है हमारा शौकीन राजा। कैसा? शिकार का शौकीन राजा था। तो बच्चों अगर ऐसा पर्सन बन जाए कि शिकार का शौकीन राजा था, तो आप उत्तर क्या लगाओगे बच्चों? पूर्णचंद को लगाओगे। और कहाँ पर जाता था शिकार करने? यहीं पर तराई क्षेत्र में जाता था शिकार करने। जो निचली पट्टी है उत्तराखंड की, इसी को तराई का क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि पूर्णचंद शिकार का शौकीन राजा जो कहाँ जाता था? तराई में शिकार करने जाता था। और शिकार करने पर इतना मज़ा आता था इस राजा को कि अपने राजकाज पर ध्यान नहीं दिया और राजकाज समाप्त होता चले गया। तो इसी के बाद पूर्णचंद के बाद जो तीसरे राजा बनेंगे प्यारे बच्चों, उसी का नाम है इंद्रचंद। और इंद्रचंद ही ऐसा राजकुमार है चंद्रवंश का जिसके समय यहाँ पर रेशम का आयात निर्यात शुरू हुआ। तो देखो बच्चों बात करते हैं इंद्रचंद की। इंद्रचंद, अगर इंद्रचंद के कार्यकाल की बात करें प्यारे बच्चों, तो 758 से लेकर 778 ईस्वी किसका कार्यकाल है प्यारे बच्चों? इंद्रचंद का। और देखो अगर आपको मैं एक बार बता दूं, अजयरावत में कैसा दिया गया है, 1018 से शुरू 1046, और 46 से 66, और 66 से 84 ऐसे दिए गए हैं कार्यकाल। तो देखो हमें बात करनी है, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये जो चंद्रवंश के हमारे कौन से राजा है प्यारे बच्चों? ये चंद्रवंश के हमारे चौथे राजा है। ठीक, अब जो इंद्रचंद है राजा, अब देखो होता क्या है, ये यहाँ पर चीन पड़ता है।
चीन। इस समय जो चीन में राजा बैठा है उसी का नाम है सोंग जांग गापो। सोंग जांग गोम्पा। तो ये जो राजा है कहाँ का, चीन का, तो यहीं से ही पौध किसकी, रेशम की पौध कहाँ पहुंची, तिब्बत। कहाँ पहुंची प्यारे बच्चों पौध, तिब्बत पहुंची। और तिब्बत लेकर कौन आई, रानी। यानी कि रेशम के कीड़ों की पौध किसकी, रेशम की पौध कहाँ पहुंची, तिब्बत। और जो तिब्बत पौध आती है और यहीं तिब्बत से ही इंद्रचंद के पास पौध आती है, और किसकी, रेशम के पौधे यानी कि रेशम के कीड़े। तो कहाँ पर पहुँचे, कुमाऊँ, किसके द्वारा, इंद्रचंद के। लेकिन अगर आपने एक दो अन्य पुस्तक पढ़ी होगी बच्चों, ऐसा बताया जाता है कि सोंग जांग गोपा, ये जो चीन का राजा है उसकी रानी पौध कहाँ लेकर आई, नेपाल लेकर आई। और नेपाल से जो कीड़ों की रेशम की पौधे है वो कहाँ पहुँची, कुमाऊँ। और कुमाऊँ में ही उसका आयात निर्यात किया गया। क्या किया गया प्यारे बच्चों, आयात निर्यात किया गया। तो किस चंद राजा के समय कुमाऊँ में रेशम का आयात निर्यात किया गया, तो इस बात को आपको इम्पोर्टेंट करके चलना है, एग्जाम में बन सकता है। राजा कौन है हमारे, इंद्रचंद। तो इसी इंद्रचंद के बारे में ऐसी बात है प्यारे बच्चों कि कुमाऊँ में आयात निर्यात शुरू किया किसने, इंद्रचंद ने। अब जो ये आयात निर्यात शुरू किया गया या कुमाऊँ में रेशम का कारखाना लगाया, किसने लगाया, इंद्रचंद ने लगाया बच्चों। अब इस पे होता क्या है, ध्यान से सुनना। जो ये कारखाना लगाया गया या फिर इसमें जो बिजनेसमैन होते हैं, या फिर मैं आपको सीधा बता दूं, जो काम करने वाले मजदूर होंगे किसमें, रेशम, जो रेशम से रंगेंगे वस्त्र, ठीक, उन्हीं वस्त्रों को जब रेशम से रंगा जाएगा तो इसी में जो लगे मजदूर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इसी रेशम में लगे हुए मजदूर को पटवा कहा जाता है। अंडरलाइन प्यारे बच्चों इस बात को, क्या कहा जाता है, पटवा। तो जो ये लगे हुए मजदूर हैं इन्हें क्या कहा जाता है, या तो नाम पटवा मिलेगा या फिर पटोवा मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, पटोवा। या तो नाम क्या मिलेगा, पटवा, या फिर नाम क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, पटवा मिलेगा। और इसी पटवा को ही पटवाली या फिर पटरंग वाली, पटवाली या फिर पटरंग वाली भी कहा जाता है। यानी कि ऐसी बात है कि होता क्या है, इसी वाली बात में झूठी अफवाह फैलाई जाती है। यानी कि सीधा सीधा अगर ऐसे भी प्रश्न बन जाए कि पटरंग वाली प्रथा प्रचलित थी, आयोग थोड़ा अपनी तरफ से अगर ऐसे प्रश्न बना देगा घुमाकर, तो पटरंग वाली प्रथा प्रचलित थी किस चंद राजा के समय थी बच्चों, इंद्रचंद के समय थी। और कैसी ये प्रथा थी, इसमें ऐसी अफवाह फैला दी जाती थी कि झूठी, जिससे जो ये वस्त्र बनेंगे रेशम के और उस पर रेशम रंगा जाएगा, तो उससे अगर हम झूठ बोल देंगे और यह काम था राज दरबारियों का, वह प्रजा के बीच ऐसा कुछ झूठ बोले जिससे उन्हें वह बात बिल्कुल सच लगे। और ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने के बाद ही यहाँ जो काम करते थे व्यक्ति, उनका यह कहना था प्यारे बच्चों कि इससे क्या होता है, इससे जो रेशम का रंग होता है ना, वह वस्त्रों पर चटकदार आता है। यानी कि इसलिए हम झूठी अफवाहें फैलाते हैं जिससे एक प्यारा कलर वस्त्रों पर मिल सके और चटकदार रंग आ सके। तो यह क्या था, पटरंग या पटोवा। तो किसके समय आयात निर्यात शुरू हुआ रेशम का, तो इंद्रचंद के समय हुआ। रेशम के बारे में कोई भी बात होगी तो आप उत्तर किसे जड़ोगे, वहाँ पर इंद्रचंद को लगाओगे। इसी इंद्रचंद, ये देखो कौन सा राजा है प्यारे बच्चों, यह चौथा राजा है। कौन सा राजा है, चौथा। तो इसके बाद बात करते हैं पांचवें राजा की।
देखो बस आपको बात सुननी है। अब जो राजा बनेंगे इसके बाद पांचवे, उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी है आपको देता हुआ चलता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, देखिएगा होता क्या है इसमें। जो हमारे पांचवे राजा होंगे उनका नाम है संसार चंद। ठीक, अगर संसार चंद के कार्यकाल की बात करूँ प्यारे बच्चों, 778 से लेकर 813। ठीक, पांचवे राजा है संसार चंद, 778 से 813। उसके बाद जो छठे राजा होंगे प्यारे बच्चों, उसका नाम है सुधाचंद। और सुधाचंद के बारे में अगर बात करें तो उनके कार्यकाल है 813 से 833। ठीक प्यारे बच्चों, और सुधाचंद के बाद एक राजा हमीर चंद, 7वें नंबर का। ये जो हमीर चंद राजा है 7वें नंबर का, इसका कार्यकाल है प्यारे बच्चों 833 से 856 ईस्वी। और ये 7 राजा है, और इसी 7 राजा के समय ही ऐसा बताया जाता है कि सोमचंद के बाद जो 7 राजा होंगे उनके पर भी किनका आधिपत्य होगा, खसों का आधिपत्य होगा। इसी काल को ही कुमाऊं में खसिया राज कहा जाता है। और ऐसे भी अगर प्रश्न बन जाए कि कुमाऊनी कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। या अगर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है भी कि कुमाऊनी कला का स्वर्ण काल कहा जाता है किसके शासन को, तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा। तो देखो 7 राजा बता चुका हूँ चंद्रवंश के। 8वां जो राजा है उसी का नाम है प्यारे बच्चों वीणाचंद। वीणाचंद, ये जो वीणाचंद है इसका कार्यकाल है बच्चों 856 से लेकर 869 ईस्वी। यह है हमारे 8वें चंद्र राजा। कौन से चंद्र राजा? 8वें चंद्र राजा। तो चंद्रवंश के 8वें राजा कौन? वीणाचंद। अब वीणाचंद पे सुनते चलो प्यारे बच्चों। ये जो वीणाचंद है हमारे, यह एक विलासी राजा है। कैसे राजा है? विलासी। यानी कि जो वीणाचंद राजा है प्यारे बच्चों, हमारे वीणाचंद पे अगर बात करते हुए चलते हो तो वीणाचंद जो हमारे राजा है तो कैसे राजा है? विलासी राजा है। यानी कि मदिरा पान का सेवन करते हैं और भोग विलास में डूबे रहते हैं, और किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो जाती है। तब इनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने बताया बच्चों आपको अभी कि सोमचंद की मृत्यु के बाद खसों का कम से कम 7 छोटे छोटे राजाओं पर शासन रहा है। अभी मैंने आपको ये बात बताई है। और वीणाचंद की मृत्यु जब हो जाती है, किसकी मृत्यु? वीणाचंद की मृत्यु के बाद ही खसों ने कुमाऊं पर 200 वर्षों तक शासन किया। वाह भाई, अंडरलाइन करने के बाद भाई कि किस चंद राजा की, ऐसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे लिख लीजिएगा बात को, कि किस चंद राजा की मृत्यु के बाद खसों ने कुमाऊं पर 200 वर्षों तक शासन किया। तो वीणाचंद की मृत्यु के बाद खसों ने कुमाऊं पर प्यारे बच्चों 200 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्षों तक शासन किया। और इन्हीं 200 वर्षों के शासन में जो खस राजा है हमारे, कौन से राजा है प्यारे बच्चों? जो खस राजा है उसी में है बीजड़, जीजड़ और जाजड़। बीजड़, जीजड़, जाजड़। तो ये खस राजा है जिन्होंने 200 वर्षों तक कहाँ शासन किया प्यारे बच्चों? कुमाऊं पर शासन किया। किसकी मृत्यु के बाद? वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं पर खसों ने 200 वर्षों तक शासन किया। ये ऐसा एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब 200 वर्षों तक जब खसों का शासन चलेगा कुमाऊं पर प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है, जो हमारे खस होंगे अब अपना शासन यहाँ पर चलाएंगे। किसकी मृत्यु के बाद? वीणाचंद की। अब वीणाचंद की मृत्यु हो जाती है। खस जो होते हैं ये इन्होंने जनता को बहुत अधिक परेशान कर दिया है। इसमें होता क्या है, जब जनता बहुत अधिक परेशान हो जाती है प्यारे बच्चों, तो जनता वीरचंद के व्यक्ति को एक निमंत्रण भेजती है कि आइएगा हम आपको राजा बनाते हैं। कहाँ का? कुमाऊं का। तो वीरचंद को चंद्रवंश का राजा बनाया जाता है और यह वीरचंद के 9वें नंबर के राजा है। तो ठीक है बच्चों, बात करते हैं वीरचंद की।
वीरचंद के कार्यकाल की बात अगर करेंगे प्यारे बच्चों तो 200 साल के बाद 1065 से लेकर 1080 ईस्वी, ये किसका कार्यकाल है? वीरचंद का। ये जो वीरचंद है हमारा चंद्रवंश का 9वां राजा है, ये याद रखनी है बात। तो जो वीरचंद है हमारा कार्यकाल क्या है? 1065 से लेकर 1080 ईस्वी। और कौन से नंबर के राजा है? चंद्रवंश के 9वें नंबर के राजा है। और जब इन्हें कुमाऊं का राजा बनाया गया तो इन्हीं पर एक सूबेदार था और इसी सूबेदार ने ही एक सेना बनाई और उसे वीरचंद का सेनापति नियुक्त किया गया। तो वीरचंद के सेनापति का नाम है प्यारे बच्चों सोन खड़ायन। क्या है नाम? सोन खड़ायन। या अगर आप कुछ पुस्तकें पढ़े हो आपने, जैसे बात करेंगे अजय रावत की या फिर घनश्याम जोशी या अनुराधा गोसाई की, तो वे क्या बताते हैं? सोन खड़ायत। और ये कौन है इसका? सेनापति। अब इसी जो सेनापति ने एक सेना बनाई, क्या बनाई प्यारे बच्चे? एक सेना बनाई और खसों के राजा की मृत्यु कर दी। किसकी? इस समय जो खसों ने यहाँ पर शासन किया हुआ है, कहाँ पर? कुमाऊं में। तो इन्हीं खसों का जो राजा है उसी का नाम है सोपाल। सोपाल। ये जो सोपाल राजा है खसों का, ऐसा बताया जाता है कि यही सोपाल खसों का अंतिम राजा था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो इतिहासकारों को भी नहीं पता, परंतु किसी ना किसी ने कुछ ऐसा लिखा है। तो खसों का जो अंतिम राजा था सोपाल, और यह मारा गया किसके हाथों? सोन खड़ायत के हाथों मारा गया। और ऐसे जब मारा जाता है तो खसों का शासन समाप्त। और जब खसों का शासन समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों, यानी कि अब राजा को किसे बनाया था? वीरचंद को। अगर एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बने कि वीरचंद का सेनापति सोन खड़ायत, कौन मारा गया उसके हाथों? सोपाल। खसों का अंतिम राजा भी सोपाल। यानी कि अगर ऐसे प्रश्न बन जाए कि 200 वर्षों बाद, कितने वर्षों के बाद? 200 वर्षों के बाद चंद्रवंश का प्रथम राजा कौन, या 200 वर्षों के बाद चंद्रवंश का राजा कौन, तो क्या लगाओगे बच्चों उत्तर? आप वीरचंद को लगाना है। और 200 वर्षों के बाद जब वीरचंद राजा बना और सोपाल हटा, यानी कि अगर ऐसे भी प्रश्न बने कि किस चंद राजा के समय चंद्रवंश की पुनः स्थापना की गई, तो किसके समय की गई? वीरचंद के समय ही चंद्रवंश की पुनः स्थापना की गई, क्योंकि अभी तक खसों का शासन चल रहा था और खसों की हत्या करने के बाद ही पुनः चंद्रवंश की स्थापना की गई। और 200 वर्षों के बाद कौन बना राजा? वीरचंद बना। तो ये कौन से नंबर के राजा थे? 9वें नंबर के राजा थे। तो प्यारे बच्चों ये कितने राजा हो गए? 9वें राजा हो गए। अगर 9वें राजा के बाद की बात करूंगा तो देखो ध्यान से सुनना है बात। 9वें नंबर के बाद जो 10वें राजा होंगे प्यारे बच्चों, उसका नाम है रूपचंद। अब जो रूपचंद है राजा, देखो 1080 आया ना, तो 1080 से चलेगा। अब तो जो 10वें नंबर के राजा होंगे, ध्यान सुनना, आपको नोट करनी है बातें। तो 10वें नंबर के राजा हमारे रूपचंद होंगे, जिनका कार्यकाल है 1080 से लेकर 1093 ईस्वी। ठीक। और जो 11वें नंबर के राजा होंगे उनका नाम है लक्ष्मीचंद। और लक्ष्मीचंद का जो यहाँ पर कार्यकाल मिलेगा, देखो आपने एक लक्ष्मीचंद पढ़ा किसके समकालीन? मानसा के। वहाँ पे नहीं जाना अभी, हमें यहीं रहना है और यहीं से बात करनी है, क्योंकि उनका कार्यकाल क्या है? अगर उनकी कार्यकाल की बात करेंगे तो 1597 से लेकर 1621 है। और ये जो लक्ष्मीचंद आया है नाम, इनका कार्यकाल है 1093 से लेकर 1013 ईस्वी। और जो उसके बाद राजा बनेंगे, अगले 11 हो गए, जो 12वें राजा बनेंगे उनका नाम है धर्मचंद। और धर्मचंद का कार्यकाल है प्यारे बच्चों 1013 ईस्वी से लेकर 1113 ईस्वी से लेकर 1121 ईस्वी तक। और जो उसी के बाद राजा बनेंगे अगले, देखो 10, 11, 12, यानी कि जो 13वें नंबर के राजा होंगे उनका नाम है करमचंद। और करमचंद के अगर कार्यकाल की बात करें प्यारे बच्चों, तो उसका कार्यकाल है 1121 से लेकर 1140 तक। ठीक प्यारे बच्चों, तो 13 राजा हो चुके। 14वें जो राजा है चंद्रवंश के, कौन से? 14वें जो राजा है चंद्रवंश के, उन्हीं का नाम है कल्याणचंद। और ये कल्याणचंद प्रथम है प्यारे बच्चों। कोई बताएगा नहीं है राजा आपको चंद्रवंश के। ठीक, जितने भी आपको पढ़ा रहे होंगे, आप जिनसे पढ़े होंगे, कोई बताएगा नहीं इन चंद राजाओं के नाम और इनका कार्यकाल। तो देखो बात करेंगे हम 14वें राजा की। और 14वें जो हमारे राजा हैं उनका नाम है
कल्याण चंद, और यही कल्याण चंद प्रथम है। तो आइएगा देखते हैं कल्याण चंद प्रथम। कार्यकाल की बात करेंगे तो 1140 से लेकर 1149। तो ये जो कल्याण चंद प्रथम राजा है, ऐसा बताया जाता है कि कल्याण चंद प्रथम का कोई भी पुत्र नहीं था। तब इनकी मुलाकात एक साधु से होती है और वह साधु क्या कहता है कि आप किसी मंदिर में जाइएगा और दान अर्चना कीजिएगा कि आपको एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब यह कल्याण चंद क्या करता है, यहीं पर बागनाथ मंदिर जाता है, बागनाथ मंदिर जाता है और रानी भी साथ में जाती है। तब रानी साथ में जाती है तो पुत्र भी उत्पन्न हो जाता है और उसी पुत्र का नाम चंद निर्भय चंद। ये जो निर्भय चंद है प्यारे बच्चों, इसी का कार्यकाल है 1149 से लेकर 1170 ईस्वी। इसी पे जब हम बात करेंगे निर्भय चंद पे, तो ये तो हमारे जो राजा है प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया, चंद्रवंश के 15वें राजा है। और ये जो निर्भय चंद इनके पुत्र है चंद्रवंश के 16वें राजा है। ठीक प्यारे बच्चों, समझे बात। अब जब ये बागनाथ मंदिर में जाने के बाद जो उत्पन्न हुआ निर्भय चंद, तो ये जो भगवान से प्रार्थना करके या फिर साधु बाबा जी के पास जाने के बाद जो पुत्र की उत्पत्ति होती है, तो वह पुत्र थोड़ा शरारती ही होता है। कैसे बात करता है कि हमें तो क्या चाहिए मम्मी, 5 रुपए का चिप्स का पैकेट। पूरे दिन भर आपको परेशान कर देगा कि हमें तो ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो ऐसा शरारती बच्चा तो होता ही है। जो एक आधा हो ना घर में, वो ऐसे ही काम करता है बच्चों। तो देखो इसके भी काम सुनो। तो जो राजा है हमारे, इसके पिता कल्याण चंद प्रथम, तो गले में एक माला पहनते हैं मोटे मोटे आकार की मोती की, जो वाइट वाइट सा कलर होता है उसका। तो जिद करता है, रोने लगता है, अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे माला चाहिए। और इसकी माता तो भाई माँ जैसा तो कोई है ही नहीं संसार में। तो मम्मी तो इतनी प्यारी हुए कि बोला अपने राजा को कि इन्हें ये माला दे दो, और रानी एक दिन के लिए अगर रूठ जाए तो फिर भी देनी पड़ेगी माला। तो माला निर्भय चंद को मिल गई और निर्भय चंद वह माला पहनकर अपनी सेना के साथ एक विशाल घने जंगल की ओर निकल गया। और उसी जब जंगल में प्रवेश किया, तो प्रवेश के दौरान ही जो वहाँ पर कौवे हुआ करते थे काले रंग के। तो प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है कि वो जो माला है ना, गोले जिसके आटे के आकार का, तो उस पर आकर्षित हो गए काले काले रंग के कौवे। तो वह जो इतने इकट्ठा कौवे हुए, तो वह छोटा बालक डर गया और बेहोश हो जाता है। और कौवे भी वह माला उससे उतार लेते हैं। और देखो कहानी कितनी बेहतरीन है प्यारे बच्चों, कि कौवे माला लेकर भी राजमहल के ऊपर पहुंच गए और माला ऐसे नीचे छोड़ दी। जैसे कौवे को तो पता भी मालूम था कि कहाँ जाना है, इस राजमहल। तब माता वह माला देखती है और खूब रोती है। और कौवे भी क्या करते हैं, ऊपर कौवे और नीचे माता माता, चलते रोते रोते वहीं पहुंच जाती है जंगल। और अपने प्यारे बच्चे को देख के एक राहत भरी सांस लेती है। तब वह अपने बच्चे को राजमहल लाती है और यहीं पर एक गाना गाती है कि आजा कोले कावा। और इसी में क्या होता है, और इन्हें आटे के गोले गोले से बनाकर जिमाती है कौवों को छत पर खड़ी होकर। और इसी ही जिमाने को ही कुमाऊं में घुघुती कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, घुघुती। और यहीं से ही कुमाऊं में घुघुती उत्सव मनाया जाता है। तो कुमाऊं में कौन सा उत्सव मनाया जाता है प्यारे बच्चों, घुघुती। या ऐसे भी प्रश्न बन जाए कि निर्भय चंद को उसकी माता बुलाती थी किस नाम से, घुघुती के नाम से, यानी कि निर्भय चंद का मूल नाम था घुघुती। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है प्यारे बच्चों। तो ये कितने राजा हो गए प्यारे बच्चों, आज 15। सॉरी बच्चों, से थोड़ा चेंज करके चलो, ये 14वें नंबर के राजा हैं और ये हमारे 15वें नंबर के राजा हैं। इसी के बाद जो राजा होंगे प्यारे बच्चों, 16वें नंबर का एक राजा होगा जिसका नाम है
नरचंद। अब जो नरचंद नाम का राजा है 16वां सी का कार्यकाल है प्यारे बच्चों 1170 से 1177, और 1177 के बाद ही राजा जो अगला मिलेगा हमको देखने को 17वें नंबर का, उसका नाम है नानकी चंद। जो नानकी चंद राजा है ना, उसी के समय अशोक चल का कुमाऊं पर आधिपत्य होगा, जिसकी जानकारी हमें त्रिशूल लेख से मिलेगी और उस पर बात हम अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे और पढ़ेंगे और 62 राजाओं की पूरी बात करूंगा। और कुछ प्यारे प्यारे मेरे बच्चे कुछ ऐसे बात कर रहे हैं मेरे साथ फ़ोन मैसेज करके कि सर आपने तांडव तो बोल दिया लेकिन भूचाल ही ला दिया। पर देखो तांडव भी दूंगा, भूचाल तो आना ही चाहिए थोड़ा थोड़ा, पर उसमें पता क्या है 13 जनपद मांग रहे हैं सभी बच्चे, मैं अकेला ही तो लड़का हूँ पढ़ाने वाला। अब इन्हें भी बोलूँ, जो मेरे यहाँ पर जो शिक्षा संगम 24 के डायरेक्टर सर है उन्हीं का नाम है विपिन संगम सर, क्या मैं उनको बोल दूँ कि आप उत्तराखंड पढ़ाइएगा? वो तो हिंदी के ज्ञाता दाता सूरमा है, तो उन्हीं पर तो जाऊंगा। तो देखो उत्तराखंड तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, तो मेरे साथ में ही बने रहिएगा। और रही बात तांडव करने वाली 13 जनपदों की, तो मंडे आने दो 13 जनपद पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और बस खुशी खुशी और खुशी देते रहिएगा।